न्यूटन का सवाल, आइंस्टाइन का जवाब। आइजैक न्यूटन ने कभी कहा था, ग्रेविटी किसी एजेंट की वजह से होनी चाहिए, लेकिन न्यूटन ने उस एजेंट की पहचान अपने पाठकों पर छोड़ दी थी। आइंस्टाइन ने उस चुनौती को स्वीकार किया। उनके अनुसार ग्रेविटी का एजेंट कोई रहस्यमयी फोर्स नहीं है। ग्रेविटी का एजेंट है ब्रह्मांड का फैब्रिक खुद, यानी स्पेस और टाइम। यही ग्रेविटी फोर्स से ज्योमेट्री बन जाती है और यहीं से जनरल रिलेटिविटी अपनी सबसे गहरी बात कहती है। कुछ जरूरी सावधानियां। रबर मेम्ब्रेन बोलिंग बॉल वाली एनालॉजी बेहद उपयोगी है, क्योंकि ये हमें ये देखने लायक तस्वीर देती है कि ब्रह्मांड की स्पेशल फैब्रिक कैसे मुड़ सकती है। फिजिसिस्ट्स भी ग्रेविटी और कर्वेचर को समझने के लिए ऐसी एनालॉजीज का सहारा लेते हैं। लेकिन जितनी मददगार ये एनालॉजी है, उतनी ही अपूर्ण भी। इसलिए इसकी कुछ सीमाओं को साफ साफ समझना जरूरी है। पहली सीमा, किसने खींचा? रबर शीट पर बोलिंग बॉल नीचे की ओर इसलिए धंसती है क्योंकि उसे धरती की ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है। लेकिन सूर्य के मामले में ऐसा कोई नीचे खींचने वाला बाहरी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिखाया कि स्पेस का मुड़ना ही ग्रेविटी है। ये किसी और फोर्स की वजह से नहीं, बल्कि मास की मौजूदगी भर से होता है। इसी तरह पृथ्वी ऑर्बिट में इसलिए नहीं रहती कि कोई बाहरी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कर्व्ड स्पेस की घाटियों में खींचकर चला रही हो, जैसा रबर शीट पर बॉल बेयरिंग के साथ होता है। आइंस्टाइन के अनुसार ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में अपने आप उन रास्तों पर चलते हैं जो सबसे आसान होते हैं, यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ्स, जिन्हें फिजिक्स की भाषा में जियोडेसिक्स कहते हैं। अगर स्पेस मुड़ी हुई है, तो ये आसान रास्ते भी मुड़े हुए होंगे। इसलिए रबर शीट एनालॉजी विजुअल इंट्यूशन तो देती है, लेकिन ग्रेविटी के असली मैकेनिज्म को न्यूटोनियन सोच की तरह खींचने वाली फोर्स के रूप में नहीं समझना चाहिए। आइंस्टाइन की ग्रेविटी फोर्स नहीं, कर्व्ड स्पेस की जियोमेट्री है। दूसरी सीमा, डायमेंशंस की समस्या। रबर मेम्ब्रेन दो आयामी 2D है, जबकि असल दुनिया में सूर्य और बाकी मैसिव ऑब्जेक्ट्स 3 आयामी 3D स्पेस को वॉर्प करते हैं। असल में सूर्य के चारों ओर हर दिशा में नीचे, ऊपर, बगल स्पेस मुड़ती है। 2 आयामी दुनिया वर्टिकल वॉल्स जैसी शेप्स दिखती हैं। वे बस थिन स्लाइसेस हैं पूरी 3D वॉर्प्ड स्पेस के। स्पेस कोई ठोस दीवार नहीं है जिससे पृथ्वी टकरा जाए। हम, पृथ्वी और सब कुछ इस वॉर्प्ड स्पेस में पूरी तरह डूबे हुए हैं और उसी के भीतर आजादी से चलते हैं। यह सवाल भी उठ सकता है, अगर हम स्पेस में डूबे हैं तो हम उसे महसूस क्यों नहीं करते? जवाब है, हम महसूस करते हैं। हम उसे ग्रेविटी के रूप में महसूस करते हैं। इसी को बड़े सुंदर शब्दों में एमिनेंट फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने कहा था, मास स्पेस को बताता है कि कैसे मुड़ना है और स्पेस मास को बताता है कि कैसे चलना है। तीसरी सीमा, टाइम को नजरअंदाज करना। इस एनालॉजी में हमने टाइम डायमेंशन को जानबूझकर साइड में रखा है, सिर्फ विजुअल क्लैरिटी के लिए। हालांकि स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि टाइम भी स्पेस जितना ही फंडामेंटल है, लेकिन टाइम को देखना काफी मुश्किल होता है। टॉर्नेडो राइड के एग्जाम्पल से हम पहले ही देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन एंड इसलिए ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम को भी वॉर्प करती है। दरअसल जनरल रिलेटिविटी का मैथमेटिक्स बताता है कि पृथ्वी जैसे धीमे गति वाले सिस्टम्स में टाइम का वॉर्पिंग मोशन पर स्पेस के वॉर्पिंग से भी ज्यादा असर डालता है। टाइम की इस वॉर्पिंग पर हम अगली सेक्शन में वापस लौटेंगे। बॉटम लाइन, इन तीनों सीमाओं को अगर आप मन में रखें तो रबर मेम्ब्रेन बॉलिंग बॉल वाली तस्वीर आइंस्टाइन की ग्रेविटी को समझने के लिए अब भी एक बेहतरीन इंट्यूटिव समरी है। बस याद रखिए, ये पूरी कहानी नहीं, लेकिन सही दिशा दिखाने वाला एक बहुत अच्छा नक्शा है। और अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ने वाले हैं जहां टाइम खुद बदलता है। टकराव का समाधान, ग्रेविटी और लाइट की स्पीड। स्पेस और टाइम को डायनामिक प्लेयर्स के रूप में शामिल करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के काम करने की एक साफ और सुसंगत तस्वीर पेश की। अब असली सवाल ये था, क्या ग्रेविटी की ये नई व्याख्या स्पेशल रिलेटिविटी के साथ न्यूटन की ग्रेविटी में मौजूद टकराव को वाकई सुलझा पाती है? जवाब है हाँ, पूरी तरह। इसका मूल विचार एक बार फिर
रबर मेम्ब्रेन वाली एनालॉजी से समझ आता है। कल्पना कीजिए कि एक बॉल बेयरिंग एक फ्लैट रबर मेम्ब्रेन पर सीधी रेखा में लुढ़क रही है और मेम्ब्रेन पर अभी कोई बोलिंग बॉल नहीं रखा गया है। अब जैसे ही हम मेम्ब्रेन पर बोलिंग बॉल रखते हैं, बॉल बेयरिंग की मोशन बदलती है, लेकिन तुरंत नहीं। अगर हम इस पूरी घटना को स्लो मोशन में देखें, तो हमें साफ दिखेगा कि बोलिंग बॉल रखने से पैदा हुई डिस्टर्बेंस तालाब की लहरों की तरह धीरे धीरे फैलती है और कुछ समय बाद बॉल बेयरिंग तक पहुंचती है। थोड़ी देर की अस्थायी कंपन ऑसिलेशंस के बाद रबर मेम्ब्रेन एक स्थिर मुड़ी हुई शेप में सेटल हो जाती है। यही बात स्पेस की फैब्रिक के साथ भी सच है। जब स्पेस में कोई मास मौजूद नहीं होती, तो स्पेस फ्लैट रहती है और कोई छोटा ऑब्जेक्ट या तो स्थिर रहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। लेकिन जैसे ही कोई मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, स्पेस वॉर्प होने लगती है और ये वॉर्पिंग भी इंस्टेंटनेयस नहीं होती। ये डिस्टर्बेक्शन उस मैसिव ऑब्जेक्ट से चारों ओर फैलती है और अंत में एक स्थिर वॉर्ब शेप में बदल जाती है, जो ग्रेविटी का असर कम्युनिकेट करती है। रबर मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस की स्पीड उसके मटेरियल पर निर्भर करती है, लेकिन असली ब्रह्मांड में आइंस्टाइन ने यह गणना की कि स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस कितनी तेजी से फैलती हैं, और नतीजा बेहद महत्वपूर्ण था। ये डिस्टर्बेंस ठीक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी सूर्य के साथ कोई बड़ा बदलाव हो, जैसे उसका विस्फोट, तो पृथ्वी पर उसका ग्रेविटेशनल असर तुरंत महसूस नहीं होगा। जिस तरह सूर्य से निकली लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, उसी तरह स्पेस टाइम की डिस्टॉर्शन भी उतने ही समय में हम तक पहुंचेगी। यानी हम सूर्य के नष्ट होने को देखेंगे भी और उसका ग्रेविटेशनल असर महसूस भी करेंगे, एक ही समय पर। अंतिम निष्कर्ष। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी कोई इंस्टेंटेनियस एक्शन नहीं है। ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस फोटॉन्स के साथ साथ चलते हैं, लेकिन उनसे तेज नहीं। इस तरह न्यूटन की ग्रेविटी और स्पेशल रिलेटिविटी के बीच का पुराना टकराव पूरी तरह सुलझ जाता है। ग्रेविटी अब कॉस्मिक स्पीड लिमिट का सम्मान करती है और यहीं जनरल रिलेटिविटी सिर्फ सुंदर थ्योरी नहीं, बल्कि एक रिलेटिविस्टिक, कॉजल और सेल्फ कंसिस्टेंट ग्रेविटी की तस्वीर बन जाती है। टाइम का वॉर्पिंग। एक बार फिर वॉर्प्ड स्पेस का क्या मतलब है? स्पेस का आकार बदल जाना, लेकिन वॉर्प्ड टाइम को तस्वीरों में दिखाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसलिए फिजिसिस्ट्स अक्सर एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस का सहारा लेते हैं। इसी वजह से हम एक बार फिर व्योम और निमेश की टॉर्नेडो राइड को याद करते हैं और अब ग्रेविटी की वजह से टाइम के वॉर्पिंग को महसूस करने की कोशिश करते हैं। व्योम और निमेश। ग्रेविटी में टाइम का फर्क इस बार व्योम और निमेश खाली अंतरिक्ष की गहराई में नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में तैर रहे हैं। दोनों के स्पेस सूट्स पर बड़े डिजिटल क्लॉक्स लगे हैं, जो शुरुआत में परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हैं। सादगी के लिए हम प्लैनेट्स के असर को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ सन के ग्रेविटेशनल फील्ड पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए उनके पास एक स्पेसशिप है जिससे एक बहुत लंबी केबल सूर्य की सतह के पास तक लटकाई गई है। व्योम उस केबल की मदद से धीरे धीरे सूर्य की ओर नीचे उतरने लगता है। हर कुछ देर में वह रुकता है और निमेश के साथ अपनी घड़ी की टिकिंग रेट कंपेयर करता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ये भविष्यवाणी करती है कि जैसे जैसे व्योम सूर्य के करीब जाता जाएगा, वैसे वैसे उसकी घड़ी धीमी चलती जाएगी। यानी ग्रेविटी टाइम को धीमा कर देती है। यहां ग्रेविटी जितनी मजबूत, टाइम का फ्लो उतना ही सुस्त। यहां सिमेट्री नहीं है ध्यान देने वाली एक अहम बात है। पिछले वीडियो में जब व्योम और निमेश कांस्टेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में थे, तो उनके बीच सिमेट्री थी। हर पर्सपेक्टिव उतना ही वैलिड था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इस बार व्योम ग्रेविटी को महसूस कर रहा है। जैसे जैसे वह नीचे उतरता है, उसे केबल को और जोर से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगातार बढ़ती जा रही है। निमेश ये फोर्स महसूस नहीं कर रही, इसलिए अब दोनों इस बात पर सहमत हैं कि व्योम की घड़ी सच में धीमी चल रही है। ये वही स्थिति है जो पहले एक्सेलरेशन वाले एग्जाम्पल में थी, जब व्योम ने जेट पैक चालू किया था और एक्सेलरेशन महसूस की थी। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन महसूस करना
और ग्रेविटी महसूस करना असल में एक ही बात है। इसलिए इस बार भी नतीजा वही है। व्योम की घड़ी और उसके जीवन की हर प्रक्रिया निमेश की तुलना में स्लो मोशन में चल रही है। ग्रेविटी जितनी मजबूत, टाइम उतना धीमा। सूर्य जैसी एक सामान्य स्टार की ग्रेविटी में टाइम का ये स्लोइंग काफी हल्का होता है। अगर निमेश सूर्य से लगभग 1 अरब मील दूर रुका रहे और व्योम सूर्य की सतह से कुछ मील ऊपर तक उतर जाए, तो व्योम की घड़ी निमेश की तुलना में लगभग 99.9998% की स्पीड से चलेगी। फर्क है, लेकिन बहुत छोटा। लेकिन सोचिए, अगर व्योम एक न्यूट्रॉन स्टार के पास जाए, जिसका मास सूर्य जितना ही हो, लेकिन जो बेहद ज्यादा घना हो, तो ग्रेविटी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी। ऐसी स्थिति में व्योम की घड़ी निमेश की तुलना में सिर्फ लगभग 86% की स्पीड से चलेगी। और अगर ग्रेविटी और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो, जैसे किसी ब्लैक होल के ठीक बाहर, तो टाइम का फ्लो और भी ज्यादा धीमा हो जाता है। बॉटम लाइन, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं, टाइम को भी मोड़ती है। ग्रेविटी जितनी ज्यादा, टाइम उतना ही धीमा। और यही है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। टाइम अब एक यूनिवर्सल, समान रूप से बहने वाली चीज नहीं है। वह ग्रेविटी के साथ झुकता है, धीमा होता है और बदलता है। और इसी से हम आइंस्टाइन की उस क्रांतिकारी सोच तक पहुंचते हैं, जहां स्पेस और टाइम दोनों मिलकर ग्रेविटी की भाषा बोलते हैं। जनरल रिलेटिविटी की एक्सपेरिमेंटल जांच। जनरल रिलेटिविटी पढ़ने समझने वाले ज्यादातर लोग इस थियोरी की खूबसूरती और एलिगेंस से मोहित हो जाते हैं। न्यूटन की ठंडी यांत्रिक दुनिया, जहां स्पेस, टाइम और ग्रेविटी बस एक पैसिव मंच की तरह थे, उसकी जगह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जीवंत तस्वीर पेश की। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस और टाइम खुद कर्व, वॉर्प और रिपल करते हैं, और इसी डायनामिक व्यवहार को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी अब ब्रह्मांड पर बाहर से थोपी गई कोई फोर्स नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के फैब्रिक का हिस्सा है। सुंदरता काफी नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में किसी थियरी की असली परीक्षा उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि यह होती है कि वो प्रकृति को सही तरह समझा और प्रिडिक्ट कर पाए या नहीं। इस कसौटी पर आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी लगभग 300 साल तक बेहद सफल रही। चाहे हवा में उछाली गई गेंद हो, झुकी हुई मीनार से गिरती वस्तु, सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रह या दूर दराज से आते धूमकेतु, न्यूटन की थ्योरी ने हर जगह सटीक नतीजे दिए। न्यूटन की ग्रेविटी पर सवाल इसलिए नहीं उठाया गया कि वह गलत भविष्यवाणियां कर रही थी, बल्कि इसलिए कि उसमें ग्रेविटी का असर इंस्टेंटनेसली फैलता था, जो स्पेशल रिलेटिविटी के कॉस्मिक स्पीड लिमिट से टकराता था। फर्क पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे स्पेशल रिलेटिविटी के इफेक्ट्स हमारी रोजमर्रा की धीमी दुनिया में बहुत छोटे होते हैं, वैसे ही न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी के बीच का फर्क भी आम हालात में बेहद मामूली होता है। ये बात अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी, क्योंकि कोई भी नई थियरी न्यूटन के वेरीफाइड रिजल्ट से मेल खानी ही चाहिए। बुरी, क्योंकि इससे दोनों थियरीज को एक्सपेरिमेंटली अलग अलग पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक बॉल फेंकें, तो न्यूटोनियन और आइंस्टाइनियन ग्रेविटी लैंडिंग पॉइंट के लिए अलग अलग जवाब देंगी, लेकिन फर्क इतना छोटा होगा कि हम उसे माप ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक ज्यादा क्लेवर एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी, और आइंस्टाइन ने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट सुझाया। सोलर इक्लिप्स। आइंस्टाइन का निर्णायक टेस्ट। हम रात में तारे देखते हैं, लेकिन वे दिन में भी वहां होते हैं, बस सूर्य की तेज रोशनी उन्हें ढक लेती है। सोलर इक्लिप्स के दौरान चांद थोड़ी देर के लिए सूर्य की रोशनी रोक देता है और पास के तारे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन सूर्य की मौजूदगी फिर भी असर डालती है। दूर के तारों से आने वाली लाइट को धरती तक पहुंचने के लिए सूर्य के करीब से गुजरना पड़ता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि सूर्य अपने आसपास स्पेस टाइम को वॉर्प करता है, और इस वॉर्पिंग की वजह से लाइट का रास्ता थोड़ा मुड़ जाता है। ये बेंडिंग उन लाइट रेस के लिए सबसे ज्यादा होती है जो सूर्य को बस छूती सी हुई गुजरती हैं। सोलर एलिप्स के बिना ऐसी लाइट देख पाना नामुमकिन होता, क्योंकि सूर्य की चमक सब कुछ ढक लेती। प्रिडिक्शन और मेजरमेंट।
लाइट के मुड़ने से तारों की एपेरेंट पोजीशन थोड़ी सी बदल जाती है। इस बदलाव को मापा जा सकता है। तारों की एक्लिप्स के दौरान दिखने वाली पोजीशन को उनकी असली पोजीशन से कंपेयर करके, जो 6 महीने पहले या बाद में रात के आकाश में मापी गई हो। नवंबर 1915 में आइंस्टाइन ने गणना की कि जो स्टारलाइट सूर्य को बस छूकर गुजरेगी, वो लगभग 0.000049 डिग्री यानी 1.75 आर्क सेकेंड्स तक मुड़ेगी। ये कोण इतना छोटा है कि मानो आप करीब 2 मील दूर से खड़ी रखी एक कॉइन को देख रहे हों। फिर भी उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम थी कि इसे मापा जा सके। 1919 थियरी से रियलिटी तक। सर फ्रैंक डायसन, ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर के आग्रह पर सर आर्थर एडिंगटन ने इस प्रेडिक्शन को टेस्ट करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक एक्सपीडिशन का आयोजन किया प्रिंसिपे द्वीप पर, जहां 29 मई 1919 को एक टोटल सोलर एक्लिप्स होने वाला था। यही वह पल था जब आइंस्टाइन की थियरी कागज से निकलकर आसमान की परीक्षा देने वाली थी। 1919 जब आइंस्टाइन सही साबित हुए। 6 नवंबर 1919 को प्रिंसिपे द्वीप पर लिए गए एक्लिप्स फोटोग्राफ्स और साथ ही सोब्रल में दूसरी ब्रिटिश टीम द्वारा ली गई तस्वीरों के लगभग 5 महीनों के गहन विश्लेषण के बाद एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। ये घोषणा रॉयल सोसाइटी और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की संयुक्त बैठक में हुई। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की भविष्यवाणी सही पाई गई है। इसका मतलब सीधा था, स्पेस और टाइम के बारे में हमारी सदियों पुरानी धारणाएं अब बदल चुकी थीं। ये खबर फिजिक्स की दुनिया तक सीमित नहीं रही, बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। अगले ही दिन 7 नवंबर 1919 द टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर लिखा, रेवोल्यूशन इन साइंस, न्यू थियरी ऑफ द यूनिवर्स, न्यूटोनियन आइडियाज ओवरथ्रोन। यही वह क्षण था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर शख्सियत बन गए। ये आइंस्टाइन का मोमेंट ऑफ ग्लोरी था। सवाल उठे, पर जवाब और मजबूत हुए। इसके बाद के वर्षों में आर्थर एडिंगटन द्वारा किए गए इस एक्सपेरिमेंट पर काफी क्रिटिकल स्क्रूटिनी भी हुई। मापन की प्रक्रिया बेहद कठिन और सटल थी, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट को ठीक उसी तरह दोहराना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने ओरिजिनल रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी पर सवाल भी उठाए, लेकिन विज्ञान यही नहीं रुका। पिछले वर्षों में नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ कई इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिन्होंने जनरल रिलेटिविटी के अलग अलग प्रिडिक्शंस को बेहद उच्च प्रिसिशन के साथ टेस्ट किया। हर बार नतीजा एक सा ही निकला, जनरल रिलेटिविटी की भविष्यवाणियां सही साबित हुईं। आज इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आइंस्टाइन की ग्रेविटी स्पेशल रिलेटिविटी के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले नतीजों के न्यूटन की थ्योरी से ज्यादा करीब बैठती है। बॉटम लाइन, 1919 का एक्लिप्स एक्सपेरिमेंट एक ऐतिहासिक मोड़ था, लेकिन असली ताकत उसके बाद आई, लगातार एक्सपेरिमेंटल कॉन्फर्मेशंस में है। आइंस्टाइन की ग्रेविटी सिर्फ सुंदर आइडिया नहीं, बल्कि प्रकृति का सटीक वर्णन है। और इसी वजह से एक सदी बाद भी जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी की हमारी सबसे भरोसेमंद थ्योरी बनी हुई है।